हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कैसे प्रूफ करना है। उसके बाद हमने किया था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। आज के टॉपिक में हम करेंगे कि n नंबर ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड इन nth शेल। मतलब कि अगर थर्ड शेल है तो कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी? 3। nth मतलब जो भी नंबर ऑफ शेल है, अगर फर्स्ट शेल है तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी? 1। n नंबर ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड इन nth शेल। ये जो है वेव नेचर ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो प्रूफ कर दिया। अब हमने ये बताना है कि n नंबर ऑफ वेव्स जो है nth शेल में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने ना एक ये शेल है और एक वेव कंसीडर कर ली। ठीक है, अब ये जो वेव है वो है इन फेज। इन फेज मतलब ये कहीं से भी उबड़ खाबड़ नहीं है। और ये वाली जो वेव है वो क्या है? आउट इन फेज, नॉट इन फेज। ये आउट ऑफ फेज है बेटा। ठीक है, एक वेव जो है इन फेज है, एक वेव जो है आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो हमें पता होता है कि जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस होती है परिधि, किसी भी शेल या ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है? कितनी उसके ऊपर वेव्स जो हैं वो लिपटी हुई हैं। देखो एक वेव जो होगी वो ये होगी, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ एक वेव, फिर उसके बाद क्रेस्ट और ट्रफ दूसरी वेव, फिर क्रेस्ट और ट्रफ तीसरी वेव। तो ये n नंबर ऑफ वेव्स हैं जो ऑर्बिट के ऊपर लिपटी हुई हैं। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी? परिधि किसके बराबर होगी? n नंबर ऑफ वेव। और वेव में क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। एक वेव की वेवलेंथ होती है लैम्डा, तो n नंबर ऑफ वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी? n लैम्डा। तो ये किसी ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है? जितने नंबर ऑफ वेव्स उस पर लिपटी हुई हैं, मतलब n नंबर ऑफ वेव्स इंटू लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ वन वेव। अब आपको पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है जी। और हमें पता है डी ब्रॉगली रिलेशन के अकॉर्डिंगली लैम्डा क्या होता है बेटा? h/mv। तो आप ये h/mv की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे लैम्डा में, तो ये आ जाएगा 2πr nh/mv। यहाँ से बेटा अगर आप mv को इधर ले जाएं और 2π को नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो दिस इज द एग्जैक्ट जो आपको मिल गया है कि एम वी आर इज इक्वल टू nh/2π। बिकॉज एम वी आर क्या होता था, अगर आपको बोहर मॉडल याद हो +1 वाला, तो एम वी आर होता था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? nth लेवल वाले शेल के। और h/2π क्या है बेटा? कांस्टेंट। h/2π क्या है आपके? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको वेव नेचर और क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। आपने बोहर मॉडल पढ़ा है, उसमें कहते हैं एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π तो क्या हो गया? कांस्टेंट। और n नंबर ऑफ शेल है, अगर थर्ड शेल है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, अगर फोर्थ शेल है तो यहाँ पे आ जाएगा 4th, अगर फिफ्थ शेल है तो यहाँ पे आ जाएगा 5th। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर सकते हो और आप कह सकते हो कि n नंबर ऑफ वेव्स ही जो है nth शेल में प्रोड्यूस होती हैं। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। देखो बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मैंने आपको कहा कि हर एक मूविंग मटीरियल में एक वेव प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में ही जो वेव है वो डिटेक्ट हो सकेगी। क्योंकि बाकी किसी भी केस में जो भी वेव प्रोड्यूस होगी, अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वेव प्रोड्यूस हो रही है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब लार्ज बॉडीज़ में अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है, जैसे अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारे में भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्योंकि हमारे शरीर का भार इतना ज़्यादा है कि वो वेव डिटेक्टेबल नहीं है, तो डी ब्रॉगली का जो सिग्निफिकेंस है, इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए सिग्निफिकेंट है, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि इन्हीं केसेस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो डिटेक्टेबल है। इन्हीं केसेस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो डिटेक्ट की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास दिया हुआ है, मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट, और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो बेटा अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है? h/mv। जहाँ पे मास आपको दिया हुआ है, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है,
आपको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी नहीं दे रखी, वेलोसिटी की जगह दे रखा है 1% स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸, उसका 1% मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 3 × 10⁶। तो ये आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, मास की भी, एच की भी, वेलोसिटी की भी, और लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा h/mv। और मीटर में निकालना है मीटर में निकाल लो, पिकोमीटर में निकालना है पिकोमीटर में निकाल लो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम। हीलियम का मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी हुई है तो लैम्डा इजिकल टू h/mv आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए। अब इस केस में आपको h की वैल्यू तो पता ही होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 × 10⁻⁻34। वेलोसिटी आपको दी हुई है 2.40 × 10⁻² मीटर/सेकेंड। लेकिन आपको जो मास है, देखो बेटा मास ऑफ हीलियम एटम वो 4 दे रखा है, लेकिन ये जो मास है, ठीक है, इसको आपने किलोग्राम में चेंज करना है। आपको जो एटॉमिक मास है वो 4 दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट में आपने इसको किलोग्राम में यहाँ पे जो ये मास है वो एक एटम का दे रखा है, हीलियम एटम एक एटम का मास दे रखा है ना बेटा। आपको चाहिए 1 मोल का मास। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। मीन्स देखो बेटा आप ऐसे करोगे कि 6.02 × 10⁻23। 1 मोल का मास कितना होता है पुत्र, 4 ग्राम। ठीक है, एक इतने एटम्स का मास, ये एवोगैड्रो नंबर है ना बेटा, एवोगैड्रो नंबर का जो मास है वो कितना होता है 4 ग्राम। हीलियम का जो हीलियम मतलब 1 मोल ऑफ हीलियम का जो मास है 4 ग्राम, और 1 का कितना होगा बेटा 4/6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो 4 ये इसलिए आया है क्योंकि आपको मास ऑफ 1 हीलियम एटम चाहिए। ये जो एटॉमिक मास आपको हीलियम का दे रखा है ये 1 मोल का है। 1 मोल मतलब इतने एटम्स का मास है, तो इतने एटम्स का मास अगर 4 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा 4/10। तो आपने 4/10 पुट करके आपके पास इतना मास आ गया, सारी वैल्यू पुट करोगे आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजी है सारे क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी दिस, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मास भी दे रखा है, एच भी दे रखा है। आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपको एच भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, पर आपको वेलोसिटी नहीं दे रखी। वेलोसिटी के लिए आपको बस काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 1.8 × 10⁻24 जूल। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो बेटा, वेलोसिटी v का स्क्वायर निकाल लोगे आप। मास आपको जो है मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 होता है। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने सारे जो हैं निकालने हैं। अगर आप को काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूमेरिकल दे रखा हो, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते कि पहले वेलोसिटी निकालो और फिर पुट करो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, वेयर E इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस फॉर्मूले से भी निकल सकती है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी डायरेक्ट जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहो तो। ठीक है बेटा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ। देखो ये जो मैं अभी आपको बताना चाहती थी कि फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोहर ऑर्बिट इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन इट्स 3rd ऑर्बिट। आपको पूछा है कि 3rd ऑर्बिट में कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी। अभी मैंने आपको बताया था n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन nth ऑर्बिट, तो आंसर आपको पता होना चाहिए 3rd ऑर्बिट है तो कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी 3। पर ये निकालना कैसे है, देखो आपको पता है नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि सरकमफ्रेंस क्या था, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर आपने n निकालना हो, नंबर ऑफ वेव्स निकालनी हो, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है n लैम्डा। तो अगर आपने n निकालना हो तो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो मैंने कहा था कि ये मैं आगे आपको प्रूफ करती हूँ कि n नंबर ऑफ वेव्स कैसे आएगी। तो नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, वेवलेंथ होती है लैम्डा। अब लैम्डा क्या होता है बेटा h/mv। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपने पुट कर दी h/mv, ये आ गया 2πr mv/h। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब अगर आपको याद हो
कि MVR की वैल्यू क्या होती है। MVR की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी। MVR की वैल्यू क्या होती है, NH/2π। तो MVR की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये जो आपके पास MVR आया है यहाँ पे पुट कर दें NH/2π, मतलब 2π/h। MVR की वैल्यू क्या होती है, NH/2π। तो देखो 2π से 2π कट जाएगा, h से h कट जाएगा। यहाँ पे n क्या था, शेल। यहाँ पे जो n था वो क्या था बेटा, शेल। कौन सा शेल है, थर्ड। तो आपका जो नंबर ऑफ वेव्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी बेटा, 3। ठीक है, बिकॉज MVR क्या होता है, NH/2π। n क्या है यहाँ पे, थर्ड, तो 3h/2π। तो 2π/h इंटू 3h/2π। 2π से 2π कट जाएगा, h से h कट जाएगा, n क्या आ जाएगा, 3। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आप n नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन nth शेल आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। कि देखो यहाँ पे आपके पास आया था ना कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। सरकमफ्रेंस होती है 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा होता है h/mv। यहाँ से आपके पास आ गया MVR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, और अगर आपने नंबर ऑफ वेव्स निकालनी हो कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस होती हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स होती है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr/लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, h/mv। तो 2π/mvr/h। यहाँ पे MVR की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, और आपके पास n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन nth शेल आ जाएगा। तो ये है बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑल अबाउट, आप पढ़ लेना। थैंक यू।